इवन किरण पब्लिकेशन किरण की मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ यूरोपियंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अंग्रेज़ के बारे से स्टार्ट करते हैं। अंग्रेज़ जो आए विदेश में तो इंग्लिश से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्रिटिश से ब्रिटिश रूल जो स्टार्ट हुआ है, कैसे क्या हुआ, तो कैसे अंग्रेज़ का आगमन हुआ यहाँ पे, और फिर ये सारी चीज़ें हैं। तो यूरोपियन पेनिट्रेशन से रिलेटेड है ये टॉपिक, यूरोपियन पेनिट्रेशन इन इंडियन एम्पायर। तो इंडियन कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट, तो कैसे यूरोपियन पेनिट्रेशन हुआ। देखिए पहले अंग्रेज़ की बात करें यहाँ पे। उन यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में जिन्हें भारत में आकर अपनी व्यापारिक गतिविधियाँ आरंभ की, उनमें अंग्रेज़ सर्वाधिक सफल रहे। तो सर्वाधिक सफल अंग्रेज़ रहे, और अंग्रेज़ों की सफलता का कारण था इनका भारत सहित समूचे एशियाई व्यापार के स्वरूप को समझना तथा व्यापार विस्तार में राजनैतिक सैनिक शक्ति का सहारा। तो राजनैतिक सैनिक शक्ति का सहारा लिया गया और उसके पूरे स्वरूप को इन्होंने समझा। यहाँ 1597 में जॉन मिल्डन हॉल, तो जॉन मिल्डन हॉल नाम याद रखिएगा। 1597 में जॉन मिल्डन हॉल नामक ब्रिटिश यात्री भारत आया। 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचरर्स नामक दल ने अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़। तो द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ की स्थापना की गई मर्चेंट एडवेंचरर्स द्वारा, ठीक है, 1599 में। फिर 31 दिसंबर 600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार प्रदान कर दिया। तो अधिकार पत्र प्रदान किया एलिजाबेथ टेलर ने। एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट ने 15 वर्षों के लिए दिया था इस कंपनी को कि आप जाओ ईस्ट से, आप बिजनेस करो, अपना ट्रेड करो। कंपनी की का प्रारंभिक जो उद्देश्य था कंपनी का, वो भूभाग नहीं था बल्कि व्यापार करना था। तो सिर्फ इनको ट्रेड करना था, ज़मीन वमीन से कोई मतलब नहीं था। 15 वर्ष बीतने के बाद 1509 या 1609 होगा में भी, तो यह मिसप्रिंटिंग होगी। 1609 में सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी के व्यापारिक अधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। तो भाई अनिश्चित काल के लिए हो गया, पता नहीं कितना टाइम कब है, तो टाइम लिमिट हटा दी गई। किसके द्वारा? जेम्स प्रथम के द्वारा। अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम समुद्री यात्रा 1601 में जावा, सुमात्रा और मलक्का के लिए हुई, और 1604 में कंपनी भारत की ओर बढ़ा। तो 1604 में कंपनी भारत की ओर बढ़ा, पहले यहाँ गया था, जावा, सुमात्रा, मलक्का, फिर भारत की ओर बढ़ा। 1608 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम 1608 में के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस जो था सूरत पहुंचा, कैप्टन हॉकिंस, और यहाँ जहांगीर रूलर थे जहांगीर इस टाइम पे। फिर हॉकिंस फारसी भाषा जानता था और इसने इम्प्रेस किया इनको। जहांगीर उससे बहुत प्रभावित हुआ, और सम्राट जहांगीर ने हॉकिंस के व्यापार से प्रसन्न होकर इनको 400 की मनसब दे दी। 400 मनसबदारी होता था इनके पीरियड में, तो 400 का मनसब मिल गया, एवं जागीर और ख़ान की उपाधि दी। तो खान की उपाधि भी हॉकिंस को दी और जागीर भी दी। हॉकिंस तुर्की और फारसी दोनों जानता था, और शीघ्र ही पुर्तगालियों द्वारा सम्राट जहांगीर का कान भरे जाने के कारण तो क्या हुआ कि पुर्तगाली भी उसी टाइम पे थे। जेसूट फादर उधर आए थे, जेसूट फादर आए थे अकबर के पीरियड में, ये पुर्तगाली थे, और ये बहुत चाहे कि अकबर को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया जाए, पर कन्वर्ट नहीं कर पाए, और ये चाहते थे अपना ही पोर्टुगीज का ही इंडिया में इन्फ्लुएंस हो, ठीक है। और ये भी दस्तक, और ये कार्टेल सिस्टम जो था पूरा इस पर बेस था इनका व्यापार, और परमिशन इनको अकबर को भी अरेबियन सी में इनको परमिशन लेनी पड़ी थी ट्रेड करने के लिए, इनको जहाज़ वाज उतारने के लिए। तो शीघ्र ही पुर्तगालियों द्वारा सम्राट जहांगीर का कान भरे जाने के कारण सम्राट ने अंग्रेज़ों को सूरत से निकल जाने का आदेश दे दिया। सूरत में हॉकिंस ने कैप्टन मिडल्टन, तो सूरत में क्या हुआ, हॉकिंस ने कैप्टन मिडल्टन से मिलकर सूरत के व्यापारियों से प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा की, लेकिन सूरत के व्यापारियों ने कैप्टन बेस्ट के अधीन 2 अंग्रेज़ी जहाज़ों को सूरत रहने की अनुमति प्रदान कर दी। फिर आगे आते हैं 1612 में क्या हुआ कि कैप्टन बेस्ट ने एक समुद्री व्यापार में पुर्तगालियों को पराजित कर दिया। एक समुद्री व्यापार में पुर्तगालियों को पराजित कर दिया 1612 में, और 6 फरवरी 1613 ईस्वी को जारी एक शाही फरमान जो जहांगीर की ओर से था द्वारा सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने तथा मुगल राज दरबार में एक एलची रखने की अनुमति प्राप्त हो गई। किसको? अंग्रेज़ों को अनुमति प्राप्त हो गई। 6 फरवरी 1613 में सूरत में एक व्यापारिक कोठी तथा एक एलची रखने की अनुमति प्राप्त हो गई इनकी कोर्ट में, मुगल राज दरबार में। फिर थॉमस एल्डवर्थ ये के अधीन सूरत में व्यापारिक कोठी की स्थापना हुई। तो व्यापारिक कोठी की स्थापना सूरत में किसके अधीन हुई थी? थॉमस एल्डवर्थ के अधीन।
सर थॉमस रो ने ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 18 सितंबर 1615 में को सूरत पहुंचा। तो थॉमस रो फिर आया, जेम्स प्रथम का ये दूत था और 18 सितंबर 1615 को सूरत पहुंचा। 10 जनवरी 1616 को वो अजमेर में जहांगीर के दरबार में गया। तो 1616 में थॉमस रो जो है जहांगीर के दरबार में चला गया। थॉमस रो जो मुगल दरबार में 10 जनवरी 1600 ईस्वी से 17 फरवरी से 1619 तक कुल 3 वर्ष तक रहा। इस बीच उसने मुगल दरबार से साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों के व्यापार करने तथा दुर्गीकरण की अनुमति प्राप्त कर ली। दुर्गीकरण, फोर्ट बनाना, फोर्टिफिकेशन कहा जाता है इसको इंग्लिश में, फोर्टिफिकेशन, 45। 1619 तक अहमदाबाद, भरूच, बड़ौदा, आगरा। तो अहमदाबाद और ये सब वेस्टर्न कोस्ट है, गुजरात वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो यहीं अहमदाबाद है, भरूच है, बड़ौच है, तो ये सारा वाला रीजन ये वाला है। वह आगरा, अब आगरा अंदर में कंपनी के व्यावसायिक कारखाने स्थापित हो गए। सभी व्यापारिक कोठियों का इस समय नियंत्रण सूरत हो गया। तो सूरत में सबका नियंत्रण हो गया सूरत पोर्ट पे। ठीक, गुजरात वाले ये रीजन पूरा आ गया इनके अंडर। पहले गुजरात पे ही पूरा कब्जा किया इन्होंने। महाराष्ट्र में ही गुजरात आता था, अलग से गुजरात नहीं बना था, गुजरात बाद में बना है, ठीक है, आज़ादी के बाद, महाराष्ट्र से अलग होकर के। देन दक्षिण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना 1611 में मसूलीपट्टनम में। तो दक्षिण साउथ की बात करोगे आप तो दक्षिण में एक मसूलीपट्टनम, यहाँ पे मान लो मसूलीपट्टनम में, ये मसूलीपट्टनम यहाँ पे, और पेटापुली में स्थापित किया। यहाँ से स्थानीय बुनकर द्वारा निर्मित वस्त्रों को कंपनी खरीद कर फारस और बंतम को निर्यात करते थे। तो फारस को और बंतम को निर्यात करते थे। ये सब मुल्क हैं, फारस पर्शिया था। देन देखिए 1632 में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान से एक सुनहरा फरमान, गोल्डन फरमान लिया। इंग्लिश में इसको गोल्डन फरमान भी कहते हैं। और किसके राजा से? गोलकुंडा के राजा से। गोलकुंडा का सुल्तान था। यह अहमद शाह एम्पायर है, अहमदनगर एम्पायर, ये सब थे एम्पायर, बीजापुर एम्पायर, ये 3-4 बहमनी किंगडम के 4-4 अलग अलग, ठीक है, किंगडम्स 4 पार्ट में टूटा था। तो अलग अलग किंगडम आ गए थे जिसमें अलग अलग रूलर्स थे, ठीक है। बीजापुर था जिसमें, और गोलकोंडा था, ये सारे अलग अलग रीजन्स थे। तो यहाँ पे वो भी एक चैप्टर बचा हुआ है, वो कंप्लीट करना, एक लेक्चर है, वो हो जाएगा। तो गोलकोंडा के सुल्तान से सुनहरा फरमान 1632 में अंग्रेज़ों ने लिया और 500 पगौड़ा वार्षिक कर अदा करने के बदले गोलकोंडा राज्य में स्थित बंदरगाहों से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। तो गोलकोंडा राज्य में जो स्थित बंदरगाह थे उससे व्यापार करने का इन लोगों ने अधिकार प्राप्त कर लिया। सो गोलकोंडा के रूलर से इन्होंने प्राप्त कर लिया कि कैसे क्या इनका ट्रेडिंग सेंटर होगा इधर। और ये देखो, अगर ये इंडिया की बात करें, ये हमारा साउथ वाला रीजन है। तो ये वाला जो देखो रीजन है, ठीक है, ये एक रीजन हो गया, ये इसको कहते हैं बीजापुर, ये बीजापुर था। और इधर वाला रीजन आप ले लो, गोलकोंडा था, ठीक है। ये था बेरार, और अहमदनगर वाला एम्पायर था ये अहमदनगर। तो ये सब टूट गए थे, बहमनी किंगडम थे, अलग अलग रूलर्स थे। ये बीजापुर था, ये अहमदनगर एम्पायर था, और ये बीजापुर में ही यहाँ गोवा था, ये यहाँ पर गोवा। अहमदनगर में मुंबई आ जाता था, तो ये यहाँ मुंबई आ जाता था अहमदनगर में, ठीक है, ये वाला रीजन। और ये गोवा वाला रीजन है, ये बीजापुर में आता है, ये गोवा वाला रीजन, ठीक है। तो ये पूरा जो है ये शेडेड पार्ट, ये बहमनी एम्पायर का था साउथ में, ठीक। आइए आगे देखते हैं। 1633 ईस्वी में पूर्वी तट पर अंग्रेज़ों ने पहला कारखाना बालासोर और हरिहरपुरा में स्थापित किया। कहाँ पे स्थापित किया? बालासोर में और हरिहरपुर में। 1639 में फ्रांसिस डे नामक एक अंग्रेज़ को चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त हो गया, और यहीं पर अंग्रेज़ ने फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक एक किले की स्थापना की। तो फ्रांसिस डे के प्रेजेंस की वजह से, ठीक है, और इनकी वजह से पट्टा प्राप्त हो गया मद्रास का, और यहाँ फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले की स्थापना कर दी गई, फोर्ट सेंट जॉर्ज। और बालासोर और हरिहरपुर, ठीक, ये भी 1633 में पूर्वी तट पर अंग्रेज़ यहाँ आ गए थे। और फ्रांसिस डे की वजह से चंद्रगिरी के राजा, कहाँ? चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त हो गया। ये फ्रांसिस डे ने 1639 में पूरा मद्रास ले लिया और फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया। 1661 में क्या हुआ कि राजकुमारी थी पुर्तगालियों की कैथरीन ब्रिगेंजा, इनकी शादी हुई चार्ल्स द्वितीय से, और ये बम्बई दहेज में इनको मिल गया, बॉम्बे दहेज में मिल गया 1661 में चार्ल्स द्वितीय को। फिर और कौन बीवी का नाम था? कैथरीन ब्रिगेंजा। राजकुमार चार्ल्स ने 1668 में मुंबई क्वीन से
10 पाउंड पे लीज पे दे दिया, किराए वराए पे दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। 10 पाउंड के वार्षिकी किराए पे, साल भर का 10 पाउंड होगा, और इसको ईस्ट इंडिया कंपनी बताइए कितने कम में दे दिया, 1668 में, 61 में इसको मिला था, 7 साल बाद इसने दे दिया। 1669 में और से 1669 और 1677 तक मुंबई का गवर्नर कौन रहा? गेराल्ड ओंगियार। तो गेराल्ड ओंगियार जो था 77 तक ये मुंबई का गवर्नर था, और वास्तव में मुंबई का महानतम संस्थापक यही था, गेराल्ड ओंगियार। अगर आपको मुंबई का संस्थापक माने, जैसे कलकत्ता का कौन था? कलकत्ता का जॉब चार्नॉक थे संस्थापक। अब यहाँ गेराल्ड ओंगियार कहाँ है? बम्बई के। ठीक, 1687 ईस्वी तक मुंबई पश्चिमी तट तक प्रमुख व्यापारी केंद्र बना रहा, और गेराल्ड ओंगियार ने बम्बई में किलाबंदी के साथ ही वहाँ गोदी का निर्माण कराया तथा बम्बई नगर एक न्यायालय और पुलिस दल की भी स्थापना की। तो बम्बई नगर न्यायालय और पुलिस दल की स्थापना की। तो क्या किया ओंगियार ने? फोर्टिफाई कर दिया इस रीजन को, ठीक है, बम्बई नगर एक न्यायालय और पुलिस बनाया। ओंगियार ने मुंबई के गवर्नर के रूप में यहाँ से तांबे और चांदी के सिक्के ढालने के लिए टकसाल की स्थापना की। तो चांदी और तांबे के टकसाल ढालने की स्थापना किसने की? ओंगियार ने। ओंगियार के समय में बम्बई की जनसंख्या 60,000 और राजस्व में 3 गुना की वृद्धि हुई। तो जनसंख्या 60,000 जनसंख्या हो गई थी, बताइए ओंगियार के समय में मुंबई। तभी से देखिए इंडस्ट्री बम्बई अर्बनाइज होने लगा, और राजस्व में 3 गुना वृद्धि हो गई, और राजस्व भी कलेक्ट होता था। इसका उत्तराधिकारी रॉल्ट हुआ, और इनका जो उत्तराधिकारी था ओंगियार का, वो कौन था? रॉल्ट। ठीक, 1677 से 82, ये 5 साल रहा, लगभग 5 ईयर हुआ। शाहजहां ने पुर्तगालियों से नाराज़ होकर अंग्रेज़ों को बंगाल में सीमित क्षेत्र बाजार की अनुमति प्रदान कर दी, और लेकिन एक अंग्रेज़ डॉक्टर गैब्रियल बफ्टन द्वारा शाहजहां की लड़की जहांआरा का सफलतापूर्वक इलाज करने के कारण अंग्रेज़ों को 1-2 जहाज़ों के साथ बिना चुंगी दिए व्यापार की अनुमति मिल गई। तो बिना चुंगी दिए मतलब ये लोग ड्यूटीज़ पे करते थे, ड्यूटी फ्री कर दिया। किसने किया था? शाहजहां ने, क्योंकि इनकी लड़की जहांआरा का इलाज कर दिया था। बहुत डॉक्टर का नाम ले लीजिए, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर गैब्रियल बफ्टन। तो गैब्रियल बफ्टन, देखिए बहुत तथ्यात्मक बुक है ये। इसके बाद अगर मॉडर्न में तथ्यात्मक कोई बुक आएगी तो वो आएगी परीक्षावाणी, पर बहुत ज़्यादा तथ्यात्मक है, तो साल भर आपको बहुत धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा उसको। तो फिलहाल इससे काम चल जाएगा, PCS UCS के लिए इतना काम चल जाएगा, और आप घटना चक्र कर लीजिए, और वाणी भी कर सकते हैं, टाइम हो तो वाणी कर लीजिएगा, बहुत तथ्यात्मक है वाणी। डॉक्टर गैब्रियल बफ्टन द्वारा शाहजहां की लड़की जहांआरा का सफलतापूर्वक इलाज करने के कारण अंग्रेज़ों को 1-2 जहाज़ के बिना चुंगी दिए व्यापार की अनुमति मिल गई थी। 1651 में ब्रिजमैन, ये थोड़ा पहले की बात होगी, अभी तो देखिए यहाँ 1670s की बात हो रही है, 82, अब ये 51 की एक पहले की बात है। 1651 में ब्रिजमैन के नेतृत्व में बंगाल के हुगली नामक स्थान पर प्रथम अंग्रेज़ कारखाने की स्थापना हुई, और हुगली के बाद कासिम बाज़ार, पटना, राजमहल में भी अंग्रेज़ कारखाने खोले गए। 58 में क्या हुआ? बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरोमंडल की समस्त अंग्रेज़ी फैक्ट्रियाँ फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन आ गई थीं। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज जो मद्रास में था, इसके अधीन 1658 तक बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कोरोमंडल सब सहित समस्त अंग्रेज़ी फैक्ट्री इनके अंडर आ गई। जहाँ 1633 से 1663 के बीच अंग्रेज़ी फैक्ट्रियों का उद्देश्य मुगल संरक्षण में शांतिपूर्वक व्यापार करना था, वहीं 1683 से 85 ईस्वी में अंग्रेज़ व्यापार स्थानीय शक्तियों के साथ विवादों, अन्य यूरोपीय कंपनी के अधिकृत और अनधिकृत व्यापारियों तथा आपसी झगड़े में व्यस्त हो गए। अब ये आपसी झगड़े में व्यस्त हो गए। पहले तो सिर्फ ट्रेड वेट करते थे 63 तक, अब 83 से 85 से क्या हुआ कि अंग्रेज़ी व्यापार स्थानीय शक्तियों के साथ विवादों, अन्य यूरोपीय कंपनी के अधिकृत और अनधिकृत व्यापारियों तथा आपसी झगड़े। तो और भी कंपनीज आ रही थी, फ्रेंच आने का शुरू हो जाएगा 1664 में, पर इन लोग से लड़ाई वड़ाई, डच वच से लड़ाई वड़ाई चल रही है, सबसे चल रही, पोर्टुगीज से चल रही। फिर देखिए 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अनेक कारणों से ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति में परिवर्तन आया। अब वह सिर्फ व्यापारिक संस्था भर न रहकर भारतीय राजनीति में दिलचस्पी लेने लगे। 17वीं शताब्दी में देखिए 1667 में क्या हुआ था? 1667 में औरंगजेब ने अंग्रेज़ों को बंगाल से व्यापार करने की सुविधा हेतु फरमान जारी किया। 1672 में बंगाल के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान के आदेश द्वारा अंग्रेज़ों को मिलने वाली व्यापारिक सुविधा को बहाल कर दिया। ठीक, अब क्या हुआ भैया? बंगाल के सूबेदार शाह शुजा द्वारा दिए गए एक विशेष फरमान द्वारा 1655 में अंग्रेज़ों को 3000 रुपये वार्षिक कर देने पर बंगाल में व्यापार का विशेषाधिकार प्राप्त हुआ था।
तो बंगाल में सूबेदार शाह शुजा 1655 में ही इनको 3000 रुपये वार्षिक कर देने पर बंगाल में व्यापार का विशेषाधिकार भी मिल गया था। 1682 में बंगाल के मुगल सूबेदार के यहाँ विलियम हैजेज के नेतृत्व में, हैजेज विलियम हेक्स होगा या हैजेज है, हैजेज के नेतृत्व में दूत मंडल पहुंचा जो मुगल अधिकारियों द्वारा ज़बरदस्ती वसूल की जाने वाली व्यापारिक चुंगी से मुक्ति चाहता था। 1682 में विलियम हैजेज बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर था। तो बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर कौन था? विलियम हैजेज। विलियम हैजेज जो भी है बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर था। देखिए इसकी स्पेलिंग क्या। तो विलियम हैजेज ये ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर था, अंग्रेज गवर्नर था बंगाल का। मुगल सम्राट औरंगजेब और अंग्रेज़ों के बीच पहली भिड़ंत 1686 में हुई। औरंगजेब और अंग्रेज़ों के बीच भिड़ंत 86 में हुई हुगली में, और मुगलों ने हुगली से अंग्रेज़ों को पलायन करने के लिए विवश कर दिया और अंग्रेज़ों को एक ज्वारग्रस्त फुल्टा द्वीप पर शरण लेनी पड़ी। कौन से द्वीप पे? फुल्टा द्वीप पे। अंग्रेज़ों ने हुगली का बदला बालासोर के मुगल किले पर धावा बोल कर लिया। तो बालासोर के किले पर धावा बोल दिया इन लोगों ने। फरवरी 1690 में कंपनी के अधिकारियों जॉब चार्नॉक के नेतृत्व में और मुगल सरकार के बीच समझौता हो जाने पर जॉब चार्नॉक को बंगाल में कंपनी का एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया। 10 फरवरी 1691 को जॉब चार्नॉक ने सूतानती में अंग्रेज फैक्ट्री की स्थापना की। यहीं कलकत्ता के फाउंडर माने जाते चार्नॉक को। और बर्धमान जिले के ज़मींदार शोभा सिंह के विद्रोह से अंग्रेज़ों को सूतानती कारखाने की किलेबंदी करने की आवश्यकता महसूस हो गई। तो इन्हें सूतानती का क्यों इन्होंने किलेबंदी करवाई? ज़मींदार शोभा सिंह की वजह से, जिनका विद्रोह चल रहा था अंग्रेज़ों के खिलाफ। वर्धमान कहा जाता आज के टाइम पे। 1698 और 99 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार अजीमुशान की अनुमति के बाद कंपनी को 1200 रुपये देने पर सूतानती, गोविंदपुर और कलिकाता की ज़मींदारी प्राप्त हो गई। गोविंदपुर, सूतानती, कोलकाता ये मिलकर के कलकत्ता बन गया था। कोलकाता आज का प्रेजेंट है। तो कंपनी को कलिकाता, गोविंदपुर और सूतानती गांव की ज़मींदारी इब्राहिम खां से मिली थी। किससे? इब्राहिम खां से। और बंगाल के सूबेदार अजीमुशान की अनुमति प्राप्त हुई थी। अब मिली किससे? इब्राहिम खान से। कंपनी को कलिकता, गोविंदपुर, सूतानती की ज़मींदारी। कलिकता, गोविंदपुर और सूतानती को मिलाकर ही आधुनिक कलकत्ता की नींव जॉर्ज चार्नॉक ने डाली। कालांतर में कलकत्ता में फोर्ट विलियम की नींव रखी गई। तो फोर्ट विलियम जो है कलकत्ता में है। 1700 में स्थापित फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर सर चार्ल्स आयर। तो फोर्ट विलियम का जो प्रथम गवर्नर था, जो नींव रखी गई, चार्ल्स आयर थे। चार्ल्स आयर को बनाया गया और इसी समय बंगाल को मद्रास से स्वतंत्र प्रेसिडेंसी बना दिया गया। तो बंगाल को मद्रास से अलग एक प्रेसिडेंसी दे दी गई, जो अब ये मद्रास के अंडर नहीं आएगा, बंगाल से अलग प्रेसिडेंसी। और सर चार्ल्स आयर थे 1700 में। औरंगजेब ने 1701 में भारत में रहने वाले सभी यूरोपियन को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। पटना और कासिम बाजार के अंग्रेजी कंपनी कर्मचारी बंदी बना लिए गए। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद कंपनी की स्थिति कुछ में सुधार हुआ। बंगाल के अंग्रेज़ों के बारे में शाइस्ता खां ने कहा कि यह एक कुत्सित या नीच, झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। तो नीच, झगड़ालू, बेईमान लोगों की कंपनी शाइस्ता खान ने बोला। 1634 में ब्रिटिश सांसद द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा ब्रिटेन की सभी प्रजा को भारत में व्यापार करने का अधिकार मिल गया। तो कोई भी प्रजा कहा कि ब्रिटेन की भारत में व्यापार कर सकती। 1634 में ब्रिटिश संसद द्वारा एक प्रस्ताव पारित हुआ था। इस अधिकार पत्र के बाद इंग्लैंड में एक अन्य प्रतिद्वंदी कंपनी आई जिसे इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट का जन्म हुआ। तो इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट का जन्म हो गया। ठीक, ये सब मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाएगी और सब मर्ज हो जाएगी। इस कंपनी की व्यापारिक हिस्सेदार प्राप्त करने के लिए विलियम नॉरिस को औरंगजेब के दरबार में भेजा गया। तो विलियम नॉरिस को भेजा गया। ठीक, नई और पुरानी ईस्ट इंडियन कंपनी का आपस में विलय करने के लिए 22 जुलाई 1702 में को लिया गया और दोनों कंपनी का विलय अर्ल ऑफ गोडोल्फिन के निर्णय के अनुसार 1708 में कर दिया गया। तो दो कंपनियां थी, दोनों का मर्जेंट एडवेंचरर और ये वाली, तो इनका अर्ल ऑफ गोडोल्फिन के निर्णय के द्वारा 1708 में दोनों का मर्जर कर दिया गया। संयुक्त कंपनी का नाम आया द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडिया रखा गया। तो द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड, तो यूनाइटेड कंपनी किसकी? मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड की, ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़ रखा गया। ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़। ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना 1717 में घटी। जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश दूत मंडल कुछ और व्यापारिक रियायतों प्राप्त करने के उद्देश्य से मुगल बादशाह फर्रुखसियार के दरबार में पहुंचा था। 1717 में जॉन सुरमन, कौन गया था? जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश दूत मंडल में एडवर्ड स्टेफेंसन थे
और एडवर्ड स्टीफेंसन, विलियम हैमिल्टन जो सर्जन थे, और ख्वाजा सेहुर्द थे, ख्वाजा सेहुर्द। अर्मीनिया दूतभाषीय थे शामिल था। तो सर्जन हैमिल्टन ने बादशाह को एक भयानक बीमारी से मुक्ति दिलाई। परिणाम स्वरूप खुश होकर फर्रुखसियार ने बंगाल, हैदराबाद और गुजरात के सूबेदारों के नाम 3 फरमान जारी किए। एक बंगाल और हैदराबाद और गुजरात के जो सूबेदार थे, इनके नाम 3 फरमान जारी किए। और बंगाल में 3000 रुपये वार्षिक कर अदा करने पर कंपनी को उसके समस्त व्यापार में सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया गया। इस फरमान द्वारा कंपनी को कलकत्ता के आसपास के 38 गाँव को खरीदने का अधिकार मिल गया। तो ये जो फरमान था, इससे 38 गाँव